A very good morning to all of you. This is Charu Gupta and you are here with me in this session of Indian Polity. आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण की या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जिस टॉपिक की शुरुआत थोड़ी बहुत हमने कल भी कर दी थी, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था और उसी सेशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे की चीज़ें डिस्कस करें उससे पहले कल की क्लास में जो पढ़ा था थोड़ा बहुत वो हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक बार तो हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था कि रीट के सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास प्रीएम्बल है, फिर फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर भारत की संविधान सभा का टॉपिक भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने शुरुआत किया था भारत की संविधान सभा। उससे पहले बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुकलेट क्या है, ठीक है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, उस समय पर भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। उसके बाद भारतीय संविधान 106 बार अमेंड हो चुका है 1949 से लेकर अब तक। और आज के टाइम पे सिचुएशन 2024 में क्या है, 25 पार्ट्स हैं, 465 या 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिस संविधान की भी बात हमने की, उस संविधान को बनाने वाली सभा को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा कहा जाता है। ये संविधान सभा का विचार, इसके निर्माण का विचार, ऐसी एक असेंबली होनी चाहिए जो भारत का संविधान बैठकर लिखेगी। ये विचार सबसे पहले किसके माइंड में आया था, इसकी डिमांड लाइन बाय लाइन कैसे की गई थी, किस किसने इसकी डिमांड की थी, ये सारी चीज़ें हमने डिमांड वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि संविधान सभा की पहले डिमांड होगी, फिर आगे जाकर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो उस टाइम पे हमें कोलोनाइज किए हुए थे वो उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से करेंगे। तो डिमांड्स वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर आपको ये कुछ सन है जो आपको याद रखने हैं, ईयर्स हैं 1895, जिसमें सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में, स्वराज बिल में संविधान सभा के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है। अब भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, इसका क्या मतलब है कि भारतीय ही इस संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उसके बाद 1924 में एक पार्टी के रूप में, एक दल के रूप में जो स्वराज दल है, स्वराज पार्टी है, उसने सबसे पहली बार संविधान सभा के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया, संविधान सभा की डिमांड की। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू, उन्होंने पहली बार संविधान निर्माण का प्रयास किया। संविधान जो आज का है हमारा, उसका एक छोटा प्रतिरूप तैयार किया। किसकी चुनौती पर, बिरकनहेड की चुनौती पर। उन्होंने क्योंकि ऐसा बोला था कि भारतीयों के अंदर संविधान निर्माण की योग्यता नहीं है, उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक छोटा संविधान का प्रारूप मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट के रूप में तैयार किया गया था। उसके बाद 1934 एम.एन. रॉय, जिन्होंने औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड प्रस्तुत की थी। फॉर्मली संविधान सभा को डिमांड करने वाले पहले व्यक्ति एम.एन. रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, ठीक है। 1936 में 35, 36 दोनों ईयर्स इसमें बोले जाते हैं। आईएनसी द्वारा क्या किया गया, संविधान निर्माण की जो इतनी सारी डिमांड चल रही है उसको क्या कर दिया गया, पुष्टि दे दी गई कि ठीक है, हम भी अपनी तरफ से मानते हैं कि भारत को एक संविधान सभा चाहिए और भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो आज़ाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। देन उसके बाद लास्ट जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने क्या बोला, अब ये डिमांड तो करेंगे नहीं क्योंकि इतनी सारी डिमांड्स ऑलरेडी हो चुकी है। इन्होंने एक चीज़ बताई कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर चुनी जाएगी। मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, हम सभी लोग जिस तरीके से वोट करते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में आज के टाइम पे वोट होते हैं, इसी तरीके से संविधान सभा के लिए भी क्या किए जाएंगे, वोटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी और 18 साल से ऊपर के सभी लोग उसमें जाकर क्या करेंगे, वोट करेंगे। ऐसा कहना था जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन बाद में आगे जाकर हम देखेंगे कि ये बात फिर मानी नहीं गई थी। संविधान सभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुए थे। वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये डिमांड्स और इस डिमांड में ये ईयर्स, इन ईयर्स में भी दो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए मार्क कर दिए। इसके साथ साथ ये 1895 वाला ईयर भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। 1895,
ठीक है, ये ईयर भी आप लोग याद कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वराज विधेयक तिलक का। इसके बाद हमने क्या देखा, इतनी सारी डिमांड्स करने के बाद, जब इंडियंस ने इतनी बार बार बोला, हर कोई व्यक्ति बोल रहा है, राजनीतिक दल बोल रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या फिर इंडियन नेशनल स्ट्रगल को लीड करने वाली पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बात बोल रही है कि हमें संविधान सभा चाहिए, तब जाकर ब्रिटिशर्स का दिमाग थोड़ा खुला और उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे, संविधान सभा देने का प्रयास करेंगे, संविधान सभा के निर्माण का प्रयास करेंगे। वो भी उन्होंने अपने फायदे के लिए ये बात कही थी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि 1940 में ब्रिटिशर्स का पहला रिस्पॉन्स आता है एज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने पहली बार संविधान निर्माण की बात स्वीकार कर ली। 1940 में ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में शुरू हुआ था, दो पावर्स के बीच में हो रहा था। एक तरफ तो क्या थे, एक तरफ थे हमारे मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक तरफ हमारे क्या थे, मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ क्या थे, धुरी राष्ट्र। एक तरफ अलाइड पावर्स और एक तरफ हमारी क्या थी, एक्सिस पावर्स। इन दोनों के बीच में हमारा क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो मित्र राष्ट्रों में कौन थे, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, और ये हो गया रशिया। ये चार कंट्रीज मित्र राष्ट्रों में थी। दूसरी तरफ क्या थे, धुरी राष्ट्र थे या फिर एक्सिस पावर्स थी, जिसमें हम किसका नाम पढ़ते हैं, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन। जर्मनी, जापान और इटली। ब्रिटेन तो हमारा मित्र राष्ट्रों में था, ठीक है। अब बात आती है कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में क्या शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब ये जो अलाइड पावर्स हैं, मित्र राष्ट्र हैं, इसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, ब्रिटेन देखने को मिलता है, जिसने इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ है। अब बाकी के जो मित्र राष्ट्र हैं, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, सब लोग क्या कह रहे हैं ब्रिटेन से कि आप क्या करो, जाकर आपकी जो कॉलोनी है भारत, इतनी बड़ी कॉलोनी आपके पास है, उसका सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होना चाहिए। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी तरफ से ही इंडियंस का सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि भारत जो कॉलोनी है हमारी तरफ से किन लोगों से लड़ेगी, जर्मनी से लड़ेगी, जापान से लड़ेगी, इटली से लड़ेगी। लेकिन भारत के लोगों ने क्या बोला, इंडिया के लीडर्स ने क्या बोला उस टाइम पे कि हम आपकी तरफ से नहीं लड़ेंगे, आपने हमसे बिना पूछे पहली बात तो हमारा सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी बात हम आपका सहयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं करेंगे इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि आप हमारी बातों को नहीं मान रहे हो। हम इतने टाइम से संविधान सभा के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम इतने टाइम से पूर्ण स्वराज्य के निर्माण की बात कर रहे हैं, आप हमारी बात नहीं मान रहे, इसलिए हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। जबकि भारत ये जानता था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें जो धुरी राष्ट्र हैं, जर्मनी, जापान और इटली, इनका साइड क्या है, इनकी विचारधारा गलत है, हमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उनका ये मानना था कि जब तक ब्रिटेन हमारी मांगों को नहीं स्वीकार कर लेता तब तक हम ब्रिटेन की मांगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया का सपोर्ट हासिल करने के लिए, क्योंकि लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था, लगातार प्रेशर बन रहा था, उन्होंने क्या किया, इनकी डिमांड को स्वीकार करने का पहल की, जिसमें से सबसे पहली बात आई 1940 में ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर में सबसे पहले क्या बोला गया, ऑगस्ट ऑफर या फिर इसको क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है, अगस्त प्रस्ताव, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भारतीयों के संविधान का निर्माण संभवतः एक भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें संविधान सभा के निर्माण की बात तो स्वीकार कर ली गई, लेकिन संविधान सभा शब्द का यूज नहीं किया गया, संविधान सभा शब्द का यूज नहीं, ठीक है, संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दो, इसके अंदर ये मान लिया गया था कि भारतीयों का संविधान का निर्माण भारतीयों की संविधान सभा करेगी। फिर इसके बाद इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे और प्रोविजंस थे, कुछ कुछ ऐसी और चीजें थी जिसकी वजह से ऑगस्ट ऑफर क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था।
उस टाइम की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग, इन दोनों ने ही अगस्त ऑफर को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इन दोनों को स्वीकार नहीं थी। भले ही संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी, लेकिन इसमें और भी ऐसी चीजें थी जो इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को स्वीकार नहीं थी। और वो चीजें क्या थी, वो आपका पॉलिटी का पार्ट नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप उसमें ये सारी चीजें पढ़ोगे। अभी के लिए आपको देखना है कि अगस्त ऑफर में संविधान सभा के निर्माण की बात स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था। दोबारा से आप हमारा क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। इसमें संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया गया, संविधान सभा शब्द इस्तेमाल, ठीक है, संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया गया और बोला गया कि भारतीयों की संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी और जो यूज किया जाएगा, जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसके लिए क्या है, संविधान बनेगा, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी भारतीय होंगे और भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ये सारी बातें क्रिप्स मिशन में बोली गई। लेकिन अगेन क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर और भी ऐसी बातें थी जो आईएनसी और मुस्लिम लीग को स्वीकार्य नहीं थी। जैसे एक चीज यदि हम डिस्कस करना चाहें तो इसके अंदर क्या था, डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिशर्स, भारत को क्या दिया जाएगा, भारत को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स तो हमारे ऊपर बैठे हैं और उनके नीचे हम शासन खुद कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स हमें पूरी तरह से आज़ाद नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर तो ब्रिटिशर्स का शासन रहेगा, लेकिन उसके अंदर हमें खुद पर खुद रूल करने की, स्वशासन की आज़ादी दी जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। फाइनल पावर किसके हाथ में रहेगी, ब्रिटिशर्स के हाथों में रहेगी। लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो चुकी थी, 1929 से ही हमने लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से बनी थी ना, हर साल अपना क्या करती थी, हर साल एक जगह मिलकर बैठते थे ये लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या था, लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे रूल, यहाँ से क्या होगा, पूरी तरह से जाना होगा और भारत को पूरी आज़ादी देनी होगी। तो 1929 में ही जब ये बात शुरू हो गई तो 1940 1942 में डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं उठती, आपको हमें क्या देना पड़ेगा, पूर्ण आज़ादी देनी पड़ेगी। इसमें किसकी बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो जब हमने 1929 में ही पूर्ण स्वराज की बात कर दी, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर ली, तो 1940 और 1942 में डोमिनियन स्टेटस की बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक ये रीजन था बहुत बड़ा जिसके अंदर जिसकी वजह से अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था आईएनसी और मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। फाइनली इस मिशन के द्वारा क्या बोला गया, जो जो चीजें बोली गई उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। इसके अंदर भी संविधान सभा गठित करने की बात की गई थी, भारत का संविधान निर्माण करने की बात की गई थी, सारी बातें कैबिनेट मिशन में बोली गई। और इसके अंदर जो जो चीजें बोली गई वो इस तरीके से रखी गई कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों को इसमें कोई समस्या नहीं थी, दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। तो फाइनली जो भारत की संविधान सभा है, कौन से प्रस्ताव के तहत, कौन से मिशन के तहत गठित की गई, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अधीन किया गया था, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको टिक करना है कैबिनेट मिशन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो यहां तक सारी चीजें हम ऑलमोस्ट कल पढ़ चुके थे। इसके बाद हमें देखना है कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या चीजें कैसे कैसे बताई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने क्या क्या चीजें कैसे कैसे बताई थी। हमने ये तो देख लिया कि कैबिनेट मिशन जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, भारत की संविधान सभा गठित की जा रही है। अब कैबिनेट मिशन प्लान था क्या, कब भारत में आया था, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, ये तो सबने देख लिया कि 1946 में कैबिनेट मिशन क्या है, भारत में आया है। कब आया है, 1946 में। चलो, भारत में
कैबिनेट मिशन भारत आया, सीधी सीधी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कब आया था। भारत में भी यदि हम बात करें तो स्पेसिफिक प्लेस की, तो कहाँ पे आया था, दिल्ली में आया था, ठीक है। कब आया था, 23 मार्च 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कब आया, कहाँ पे आया, और इसकी एग्जैक्ट डेट ये आप लोगों से पूछी जाती है तो याद रखनी है, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था। अब कैबिनेट मिशन का काम क्या था कि जो भारत की संविधान सभा की इतने टाइम से डिमांड चल रही है और ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। अब वो जो संविधान सभा बनेगी, अब ये जो संविधान सभा बनेगी इसमें कितने लोग होंगे, किस तरीके से चुने जाएंगे, कितनी सीटें होंगी, किस कम्युनिटी को कितनी सीटें दी जाएंगी, है ना, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, कैबिनेट मिशन डिसाइड करेगा। कैबिनेट मिशन भारत में आ गया 23 मार्च को। 23 मार्च के बाद अब इसको क्या करना है, संविधान सभा के निर्माण की योजना बतानी है। तो इसने अपनी योजना प्रस्तुत की, किसकी, संविधान सभा की योजना, संविधान सभा की योजना प्रस्तुत की। कब, 16 मई 1946। देखो 23 मार्च को आया, 23 मार्च के बाद 16 मई, लगभग 2 महीनों में इन्होंने क्या कर दिया, संविधान सभा के निर्माण की योजना बता दी कि देखो ऐसे ऐसे कर लेना, इतने लोग होंगे, इस तरीके से चुने जाएंगे, इतनी कम्युनिटीज में बांटे जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें कैबिनेट मिशन ने बता दी, जो अब आगे अभी पढ़ेंगे। पहले कैबिनेट मिशन को देख लेते हैं, है ना। योजना प्रस्तुत कर दी। अब इस योजना में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के चुनाव की बात की थी कि ये जो संविधान सभा बनेगी इसमें जो लोग आएंगे ना, इनमें से कुछ लोग क्या आएंगे, चुनकर आएंगे, इनके लिए चुनाव करवाने पड़ेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, संविधान सभा के जो चुनाव हैं वो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कब करवाए गए, चुनाव संपन्न कब हुए, चुनाव संपन्न हुए जुलाई अगस्त, एक डेट नहीं है, चुनाव लंबा प्रोसेस है, तो जुलाई और अगस्त 2 महीनों में लगभग 1946। देखो ये क्या चलता रहेगा, 1946 चलता रहेगा ना, क्या चलता रहेगा 1946, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946। एक मिनट, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हो गए। अब संविधान सभा के चुनाव हो गए, लोग चुन लिए गए कि ये लोग संविधान सभा में आएंगे, ये लोग यहां से आएंगे, इतने चुनाव होके इतने सदस्य हमारे इकट्ठे कर लिए हमने। अब संविधान सभा का क्या होगा, संविधान सभा का अब होगा गठन, संविधान सभा का गठन, और फिर गठन होने के बाद क्या हो जाएगी, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान, ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन याद रखने हैं। 6 दिसंबर, देखो अगस्त में चुनाव हुए, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया, एक साथ सभी सदस्य आ गए, इकट्ठे हो गए, और उसके बाद डिसाइड किया गया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई, पहली बैठक हुई। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है, एक तो आपको ये याद रखना है और एक आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, बाकी चीजें आप याद रख सकते हो, बाकी जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैंने आपको बता दिया। संविधान सभा के निर्माण की जो योजना प्रस्तुत की थी कैबिनेट मिशन ने की थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 23 मार्च 1946 को, और कैबिनेट मिशन के आते ही सब चीजें बहुत ही स्ट्रीमलाइन एक प्रोसेस हो गई, और जल्दी जल्दी देखो 1946 ही देखोगे आप, मार्च में आया और दिसंबर तक तो पहली बैठक हो गई। तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद जल्दी जल्दी हमारी सारी प्रोसेस शुरू हो गई। मार्च में कैबिनेट मिशन आया, मई में उसने अपनी योजना प्रस्तुत की, जुलाई अगस्त में चुनाव हुए, दिसंबर के 6 तारीख को संविधान सभा का गठन किया गया, और 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हो भी गई, ठीक है। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो देखो, ये देखो,
अच्छा, कैबिनेट मिशन क्या लगता है? कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति होंगे? एक व्यक्ति ने करा है ये सारा काम, योजना बनाना, और इतने सारे जो हमारे इतना बड़ा भारत है उसकी संविधान सभा बन रही है, उसकी योजना किसी एक व्यक्ति ने बनाई होगी, दो व्यक्ति ने बनाई होगी, 3, 5, 10, कितने व्यक्ति आए होंगे कैबिनेट मिशन में? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज को याद रखना है। कैबिनेट मिशन क्या है? 3 सदस्य इसके अंदर थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य, 3 मेंबर्स इसके अंदर थे। 3 3 मेंबर्स इसके अंदर थे। उन 3 मेंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखने हैं। एक आप एब्रीवेशन याद रख सकते हो, PAS, इससे आपको याद हो जाएगा। PAS जो हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स को डिनोट करता है। एक क्या थे हमारे? पैथिक, P से पैथिक लॉरेंस, A से AV एलेक्जेंडर, AV एलेक्जेंडर, और S से हमारे हो जाएंगे स्टेफर्ड, हिंदी में ही लिखते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, AV एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 हमारे क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जो 23 मार्च को तीनों के तीनों कहां पे आए थे? दिल्ली आए थे। और इन तीनों के हेड कौन थे? इन तीनों के हेड कौन थे? हेड थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? चेयरमैन थे। चेयरमैन पैथिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य AV एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन में क्या आए थे? भारत आए थे। हमने देखा था ना क्रिप्स मिशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था ना, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो वही क्रिप्स हमारे क्या है, कैबिनेट मिशन में वापस भेजे गए पैथिक लॉरेंस और AV एलेक्जेंडर के साथ। लेकिन इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। अब ये कैबिनेट मिशन, इसके अंदर 3 सदस्य हैं, और 23 मार्च 1946 को क्या है? भारत में आया है। इतनी चीजें हमने याद कर ली। अब इसके बाद हमको जो देखना है वो क्या चीज है कि इस कैबिनेट मिशन ने जो 16 मई को योजना प्रस्तुत की थी, वो क्या योजना थी? कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, किस तरीके से चुने जाएंगे, ये सारी चीजें हमको नेक्स्ट देखनी है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, इन्होंने क्या प्लान बताया जिसके अकॉर्डिंग फिर हमारा क्या है, आगे चीजें बढ़ी। चलो, अब देखो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है कैबिनेट मिशन का, वो क्या बताएंगे? टोटल मेंबर्स। कैबिनेट मिशन ने क्या बताया कि संविधान सभा आपकी बनाई जाएगी, इस संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होंगे? टोटल कितने सदस्य होंगे? टोटल सदस्य इन्होंने बताए 389। ठीक है, अब 389 हमारा कहाँ से ये डेटा निकल कर आता है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने 390 ही क्यों नहीं बता दिए, या फिर राउंड फिगर करके 400 कर देते, 390 कर देते, 385 कर देते हैं। वाई 389? तो 389 बताने के पीछे भी एक रीज़न है। उस समय पर भारत की जनसंख्या थी, ठीक है, उस समय पे भारत की जनसंख्या जितनी थी उसके अकॉर्डिंग ये नंबर डिसाइड किया गया था। भारत में जितनी भी जनसंख्या थी, हर 10 लाख पे क्या डिसाइड किया गया था? एक प्रतिनिधि डिसाइड किया गया था। जितनी भारत की जनसंख्या थी उसमें हर 10 लाख पे एक प्रतिनिधि। तो ऐसा करते 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 हर 10 लाख पे एक, अगले 10 लाख पे दूसरा, उसके अगले 10 लाख पे तीसरा, ऐसे करते करते हमें 389 सदस्य मिले। तो भारत की जनसंख्या को आधार बनाकर फिर उन्होंने क्या किया है, मेंबर्स की संख्या निर्धारित की है। तो इसलिए मेंबर्स जो निकल के आए हमारे 389 सदस्य अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन निकल कर आए। ठीक है, अब ये 389 सदस्य किस तरीके से बांटे गए? 389 में से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 296 और 4, ठीक है, या फिर 4, अभी 93 करो, ठीक है, और इसको कर दो 292 और 04। ठीक है, इस तरीके से बाइफर्केशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पहले इस वाले को नीचे लिखेंगे, इस वाले में अभी लिखो ये 296 तो क्या थे? निर्वाचित। ये क्या थे?
निर्वाचित सदस्य। और ये वाले क्या थे? मनोनीत सदस्य। मनोनीत, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर्स थे, और ये क्या थे? नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। नॉमिनेटेड, इनका मतलब भी समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनेटेड। निर्वाचित सदस्य क्या थे? अभी निर्वाचित हो रहे हैं, ये तो कहां से हो रहे हैं? निर्वाचित हो रहे हैं ये तो ब्रिटिश प्रांतों से हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं? ओहो, एक सेकंड रुको। निर्वाचित कहां से हो रहे हैं? ब्रिटिश प्रांत, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस से तो निर्वाचन हो रहा है। और यहाँ पे क्या है हमारे? प्रिंसली स्टेट, या प्रिंसली स्टेट, या फिर हम क्या बोलते हैं? देशी रियासतें। देशी रियासतें या फिर प्रिंसली स्टेट्स। देशी रियासतें, इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट्स। यहां से क्या होता है? मनोनयन होता है। देखो, हमारा जो ब्रिटिश भारत था, दो पार्ट्स में डिवाइड था। उसमें कुछ कुछ जगह तो क्या थे? ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, और कुछ कुछ जगह पर राजा महाराजा शासन करते थे। और ब्रिटिश का शासन क्या था? ब्रिटिशर्स का शासन था इनडायरेक्ट। ब्रिटिशर्स राजा महाराजा पर नियंत्रण रखते थे, और बेसिकली उस एरिया पे रूल किसका होता था? उस किंग का रूल होता था। जहां पे किंग का रूल है, उस एरिया को हम क्या बोलते थे? देशी रियासत बोलते थे। और जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल है, उस एरिया को हम क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। ब्रिटिश प्रांत भी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड थे। जैसे आज के टाइम पे हमारे स्टेट्स और क्या होते हैं? आज के टाइम पे हमारे स्टेट्स और यूटीज होते हैं ना, इस तरीके से उस टाइम पे हमारे क्या होते थे? एक तो ब्रिटिश प्रांत होते थे, ठीक है, एक तो क्या होते थे? ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे क्या होते थे? चीफ कमिश्नर के प्रांत। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नरेट प्रांत, ठीक है। तो ये जैसे आज के टाइम पे जो यूटी होते हैं, यूटी में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट होल्ड होता है। जैसे दिल्ली है, जैसे लक्षद्वीप है, जैसे अंडमान है, इन एरियाज पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट होल्ड होता है। सारे नियम कानून केंद्र के चलते हैं। केंद्र द्वारा बैठाया गया एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे क्या करता है? प्रशासन व्यवस्था संभालता है। तो इस तरीके से ही जैसे आज के टाइम पे यूटीज है, जिन पे सेंटर का डायरेक्ट होल्ड होता है, और जो ब्रिटिश प्रांत है वो आज के टाइम के राज्यों की तरह हो गए। वहां पे क्या है? सरकार चल भी रही है, वहां की खुद की प्रांतों की सरकार भी है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शासन कर रही है ऊपर से, ठीक है। तो ये आज के टाइम के राज्यों की तरह, और ये क्या हो गए? चीफ कमिश्नरेट प्रांत आज के यूटीज की तरह। तो चीफ कमिश्नरेट प्रांत उस वक्त कितने थे? 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, ठीक है। तो इस चीज को देखो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। ये देखो, अभी तक हमने क्या देखा? टोटल मेंबर्स हमारे कैबिनेट मिशन ने कितने बताए? 389 मेंबर्स बताए। 389 को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कुछ तो निर्वाचित हैं, कुछ मनोनीत हैं। जो राजा महाराजा वाले हैं ना, राजा महाराजा वाले एरिया से, देशी रियासतों से निर्वाचन नहीं होगा। देशी रियासतों में किंग्स के वहां पर उन्होंने निर्वाचन कराने से मना कर दिया कि यहाँ पे चुनाव आयोजित मत कराना। हमारे एरिया में हम अपनी तरफ से, हमारे यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति को चुनकर कहाँ भेज देंगे? संविधान सभा में भेज देंगे। एक व्यक्ति को हम डिसाइड करेंगे, मतलब वहां का जो उस एरिया का राजा डिसाइड करेगा। जैसे मद्रास है, उस टाइम पे क्या हुआ करता था? देशी रियासत था। जैसे टीपू सुल्तान क्या है? टीपू सुल्तान जहाँ के क्या थे? राजा थे। तो इस तरीके से मैसूर रियासत जिसको बोलते हैं, तो देशी रियासतों से वहां के जो राजा हैं वही एक व्यक्ति को चूज करके कहां भेज देंगे? हमारी संविधान सभा में भेज देंगे। यहाँ पे निर्वाचन करवाने की, इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या था? इस एक जने को जो चुनकर भेजा जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मनोनयन बोलते हैं। और मनोनयन या फिर नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाएगा? राजा के द्वारा किया जाएगा। और बाकी जगह जो ब्रिटिश प्रांत है, 296 सीट्स जो हैं उन पर क्या कराए जाएंगे? इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो 296 सीट्स कहां से थी? ब्रिटिश प्रांतों से। और 93 सीट्स थी कहां से? देशी रियासतों से। समझ में आया चीज? ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, अब ये 296 सीटें थी ना, 296 सीटें भी हमने क्या देखा? 292 और 04, ये तो क्या थे? साधारण ब्रिटिश प्रांत थे। साधारण ब्रिटिश प्रांत। और ये हमने क्या देखा? 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर के प्रांत, चीफ कमिश्नरेट प्रांत। नॉर्मल ब्रिटिश प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नरेट प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नरेट प्रोविंसेस, ठीक है।
साधारण ब्रिटिश प्रांत 292, ठीक है, और 4 जो चीफ कमिश्नरेट के प्रांत थे उनको आपको याद रखना है। देखो इंडिया के मैप पे भी क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, जिससे चीजें अच्छे से याद रहे, है ना। और बाकी हम यहाँ क्या है, एक एब्रीवेशन लिखेंगे, उससे भी आपको चीज याद हो जाएगी। चलो यहाँ पे क्या है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी से इसको याद रख सकते हो। ए से क्या आएगा, देखो राजस्थान की बात करें, यहाँ पे हमारा क्या है, राजस्थान, और राजस्थान के बीच में क्या है, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा। उस टाइम पे क्या था, अजमेर मेरवाड़ा बोलते थे आसपास के एरिया को मिला के, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। इसके बाद बी से हमारा क्या हो जाएगा, आज के टाइम पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे जो एरिया है वहां पे उसमें बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे आएगा कर्नाटक, और कर्नाटक में क्या आ जाएगा, कुर्ग, ठीक है, कुर्ग हो जाएगा। और डी से हमारा क्या आ जाएगा, आज के टाइम पे जो हमारी इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से क्या हो गया, अजमेर मेरवाड़ा, बी से हो गया बलूचिस्तान, सी से हो गया कुर्ग, और डी से हो गया दिल्ली। मैप पे भी लोकेट कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे भी लिख लिया, ए बी सी डी के एब्रीवेशन से इसको चीज़ों को आप याद कर सकते हो। 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत है, इंपॉर्टेंट है, 4 ही हैं इसलिए ये आपसे पूछे जाएंगे। ये 292 तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, 292 सीटें जो हैं वो कहाँ कहाँ से थी ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा। तो 4 चीफ कमिश्नरेट के प्रांत को जो 4 सीटें दी गई थी वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को याद हुआ, देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, 389 क्या है, 389 टोटल सीट्स, जिसको हमने 296 और 93 में बांट दिया, 296 को भी किस में बांटा, 292 और 4 में बांट दिया। ये है सीधा सीधा बाई जो बंटवारा किया गया है, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा की सीटों का। 296 सीट ब्रिटिश प्रांतों की, 93 सीट देशी रियासतों की, 292 सीट साधारण ब्रिटिश प्रांतों की, 4 सीटें चीफ कमिश्नर के प्रांतों की। उस टाइम पे एक चीज ये याद रखना कि 296 सीटें किसको दी गई है, हमने देखा ब्रिटिश प्रांतों को दी गई है, लेकिन ब्रिटिश प्रांत उस वक्त कितने थे, 11 थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों को कितनी सीट दी गई, 11 ब्रिटिश प्रांतों को सीट दी गई 296, और देशी रियासतें उस वक्त कितनी थी, 500 प्लस देशी रियासतें, उनको सीटें कितनी दी गई, 93 सीटें। ऐसा किस लिए किया गया, क्योंकि देशी रियासतें बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए उनका नंबर ज्यादा था, इसलिए उनको सीटें कम मिली थी। सीटें तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मिली थी ना, तो देशी रियासतें यदि छोटी होंगी तो उनके अंदर पॉपुलेशन भी कम रहेगी। ब्रिटिश प्रांत बड़े बड़े थे तो उसके अंदर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। तो भले ही ब्रिटिश प्रांत 11 ही थे, लेकिन उनके अंदर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनको सीटें ज्यादा दी गई थी। देशी रियासतों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उनका वो क्या था, साइज छोटा था, तो उसके अंदर क्या है, जो हमारी सीटें उसके अंदर कम आई हैं, ठीक है। 93 सीट्स देशी रियासतों की है, जहां के राजा उनको क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बाइफर्केशन समझने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या देखा कि ये जो 296 सीट थी ना, 296 सीटों पर क्या हो रहे हैं, निर्वाचन हो रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। इन सीटों पे निर्वाचन हो रहे हैं और इन सीटों पे मनोनयन हो रहा है, इन पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा है। इलेक्शन कैसा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, मतलब किंग अपनी तरफ से व्यक्ति को चूज करके संविधान सभा में भेज दे रहे हैं, कोई निर्वाचन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है, यहाँ पे तो सीधा हिसाब है कि कोई राजा देख के भेज देगा एक इंसान को। दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या करना है, आगे की जो चीजें हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान की, वो इन 296 सीट जिस पे हमको क्या कराना है, इलेक्शन करवाना है, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो 296 सीटों पे क्या हुआ, एक सेकेंड देखो, 296 सीटों पर क्या हुआ है, 296 सीटें जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के
आधार पर 3 वर्गों में विभाजित की गई, 3 वर्गों में विभाजित की गई। ठीक है, अब ये 296 सीटें जिन पर चुनाव होने हैं, उन 296 सीटों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। 3 ग्रुप्स कौन कौन से थे, ठीक है, और किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी ये हमको देखना है, तो उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं देखो, पहला है सामान्य, दूसरा क्या है मुस्लिम, और तीसरा क्या है सिख। ठीक है, अब सामान्य, जो भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, जो भी व्यक्ति सिख नहीं है, किसके अंदर आ जाएगा, जनरल में आ जाएगा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, जनरल कैटेगरी। ठीक है, जो भी मुस्लिम नहीं है, जो सिख नहीं है, वो किसका पार्ट हो जाएगा, जनरल का पार्ट हो जाएगा। तो जनरल को सबसे ज्यादा सीटें दी गई थी 213। ठीक है, और मुस्लिम्स की सीट कितनी थी, मुस्लिम्स की सीट थी 79 अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और सिख्स की पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसलिए इनकी सीट्स कितनी निर्धारित की गई, 4। अब इन सबको आप जोड़ लोगे तो आपको देखने को मिलेगा 296 आपको टोटल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल सीटें हमारी 3 कम्युनिटीज में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी गई, जिसमें जो मुस्लिम नहीं है, जो सिख नहीं है, वो किसका पार्ट हो जाएगा, जनरल का पार्ट हो जाएगा। और जनरल को 213 सीटें दी गई। सामान्य के अंदर जो जैसे हमारे जैन हो गए, बुद्ध हो गए, हिंदूज हो गए, बाकी सारे लोग जो कि मुस्लिम सिख नहीं है, वो किसका पार्ट हो जाएंगे, जनरल का पार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली जनरल की जनसंख्या ज्यादा होगी तो उनको सीटें ज्यादा मिली थी। मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटें कितनी मिली, 79 सीट्स मिली। बाद में जब इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे इन सीटों पर, तब उसके बाद हम क्या देखेंगे, सिचुएशन क्या थी, जनरल को कितनी सीटें मिली, कितनी सीटें उन्होंने जीती। मुस्लिम की 79 सीटें मिली थी, तो उन्होंने इसमें से कितनी सीटें जीती, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज मैंने आपको बताई थी कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर क्या निर्धारित किया गया था, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया। और 296 ब्रिटिश प्रांतों की सीटों पर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एक बार बस इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, 296 ब्रिटिश प्रांतों की सीटों पर, ब्रिटिश प्रांतों की सीटों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाए जाएंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाए जाएंगे। ठीक है, निर्वाचन कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे। और निर्वाचन की एक जो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली कैसी होगी, अच्छा, इलेक्शंस क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट होंगे। ये तो हमने देख लिया कि हम लोग जाकर डायरेक्टली नहीं चुनेंगे। जैसे मान लो कि आज के टाइम पे संविधान सभा की बात हो रही होती, आज के टाइम पे संविधान सभा बनती, तो क्या हम सब जाकर वोट करते, आम लोग जाकर वोट करते, नहीं करते, क्योंकि ये इलेक्शंस क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होते तो सब लोग जाकर वोट करते, अभी क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। मतलब हम जिन लोगों को चुन चुके हैं पहले ही, ठीक है, वो लोग हमारी तरफ से फिर किसको चुनेंगे, संविधान सभा के लोगों को चुनेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रणालियां होती है। ठीक है, जैसे लिस्ट सिस्टम होता है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, तो अलग अलग सिस्टम होते हैं। अब उन सिस्टमों में आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे चीजें काम करती है, आपको केवल नाम याद रखना है कि जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष विधि से हुए थे, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी कौन सी प्रणाली थी वो नाम आपको याद रखना है। तो निर्वाचन प्रणाली मैं आपके लिए लिख रही हूं, आप केवल उसका नाम याद कर लेना। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एक मिनट रुको, नीचे लिखो यहां पे, आनुपातिक
प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो इसे। इलेक्शंस कैसे हुए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, proportional representation system and single transferable vote, single ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग हमारे भारतीय संविधान सभा के क्या कराए गए थे? चुनाव कंडक्ट कराए गए थे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली। अच्छा, केवल नाम याद रख लेना, बहुत ज़्यादा लोड लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि ये इस प्रणाली के अंदर क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो केवल नाम याद रख लोगे तो भी चल जाएगा काम। ओहो, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, हर 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि। इलेक्शन की पद्धति कैसी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और ये निर्वाचन कितनी सीटों पर कराए जा रहे हैं? 296 सीटों पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, 296 सीटें। और बाकी की बची हुई 93 सीटें क्या हैं? बाकी की बची हुई 93 सीटों पर क्या कराया जाएगा? मनोनयन करवाया जाएगा। 93 देशी रियासतों, या फिर देशी रियासतों क्या बोल देंगे? प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का मनोनयन होगा। मनोनयन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नॉमिनेशन। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, बस इनको लिखना है, बिकॉज ये क्या है? कैबिनेट मिशन योजना का पार्ट है। मनोनयन होगा। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान का एक और क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान का एक और लास्ट प्रोविजन देख लो कि जल्द से जल्द क्या किया जाएगा? जल्द से जल्द अंतरिम सरकार या फिर इंटरिम गवर्नमेंट, जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा किस तरीके से बनाई जाएगी, वो सारी चीज़ें कैबिनेट मिशन प्लान ने जो बताई, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अंतरिम सरकार क्या होता है? अंतरिम सरकार का मतलब हो गया कि ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा का गठन कर देंगे अब, है ना, इस योजना के अकॉर्डिंग। और ब्रिटिशर्स जो अब तक शासन कर रहे थे यहाँ पे, ये यहाँ पे अब और शासन नहीं करेंगे और यहाँ अपने क्या है, देश वापस चले जाएंगे। तो हमारे देश में जब तक चुनाव कंडक्ट नहीं हो जाते तब तक शासन कौन करेगा? भारत आज़ाद नहीं हो जाता। आज़ाद भारत के चुनाव 1951-52 में हुए थे। ठीक है, तो तब तक के लिए शासन प्रणाली कौन संभालेगा? इतने बड़े देश को कौन देखेगा? तो उसके लिए अस्थायी सरकार, ठीक है, उसके लिए जो अस्थायी सरकार गठित की जाएगी, जब तक कि हमारे चुनाव नहीं हो जाते, संसद का गठन नहीं हो जाता और सरकार हमारी नहीं चुन ली जाती, तब तक के समय के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा। और इस अस्थायी सरकार का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। ये बात किसमें बोली गई थी? ये बात बोली गई थी
कैबिनेट मिशन प्लान में। और इस मिशन प्लान के अकॉर्डिंग फिर सितंबर में ही हमने क्या देखा, मई में योजना प्रस्तुत हुई थी, सितंबर में फिर उस टाइम पे जो वायसराय थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया था। उस अंतरिम सरकार में फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग थे, किसको कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा गया था, और फिर उसको कंपेयर करना है आजाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से। ये तो क्या था, अस्थायी था, ठीक है, अंतरिम सरकार तो क्या थी, अस्थायी थी। बाद में जो हमारा जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो फाइनली हमारे आजाद भारत के पहले चुनाव होंगे, पहले आम चुनाव 1951 और 1952 में, उसमें जो हमारी कैबिनेट फॉर्म होगी वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो स्थायी कैबिनेट थी और ये क्या है, अस्थायी कैबिनेट है। ज़रूर कंपेयर हम ज़रूर कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान। अब इस मिशन प्लान के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो क्या रहेगा कि इस मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो चुनाव कंडक्ट होने थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं जुलाई अगस्त में। उन इलेक्शंस के रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं, क्या मुस्लिम लीग को उसमें उतनी सीटें मिलती है जितनी सीटों की वो हकदार थी, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड करती है, किस तरह की सिचुएशन आफ्टर इलेक्शन इमर्ज होती है, ये सारी चीज़ें हमें आगे जाकर पढ़नी है। आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें क्या है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार देखो हमने क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस की है। देखो, डिमांड्स तो हमने कल ही देख ली थी कि जो संविधान सभा है जिसके बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो संविधान सभा की डिमांड सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, फिर महात्मा गांधी, फिर उसके बाद स्वराज पार्टी ने एक दल के रूप में डिमांड की, मोतीलाल नेहरू ने एक छोटा प्रारूप बनाया संविधान का नेहरू रिपोर्ट के रूप में। उसके बाद पहली औपचारिक डिमांड एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में की गई। 1935-36 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इन मांगों की पुष्टि की गई और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर भारत की संविधान सभा के गठन की बात कही। ये डिमांड्स हो गई। इन डिमांड्स का ब्रिटिशर्स ने जो रिस्पॉन्स दिया वो 3 पॉइंट्स में हमने याद किया, 1940, 1942 एंड 1946। 1940 में सबसे पहले अगस्त ऑफर आया था, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पे रिस्पॉन्स दिया। अगस्त ऑफर में संविधान सभा शब्द का यूज नहीं किया गया था, लेकिन बोला गया था कि भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया जाएगा भारत के ही लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जिसमें संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया गया और बोला गया कि भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो दोनों ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही फिर भारत की संविधान सभा की क्या हुआ था, गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, 5-7 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो हमें पढ़ने हैं। कैबिनेट मिशन की पहले एक बार ये क्या देखनी है, क्रोनोलॉजी देख लो। ये क्या है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, कालक्रम, कि काल से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, पहले क्या हुआ, फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ, फिर काल के अनुसार तीसरे नंबर पे। पहले जो चीज़ हुई उसको पहले रखेंगे और बाद में जो चीज़ हुई इसे बाद में रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया, भारत में भी पर्टिकुलर स्पेस दिल्ली 23 मार्च 1946, योजना प्रस्तुत की 16 मई 1946। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे चुनाव कंडक्ट हुए जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा का फॉर्मेशन कब हो गया था, 6 दिसंबर 1946 को, और फर्स्ट सिटिंग जो थी हमारी कैबिनेट मिशन प्लान की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सिटिंग्स भी डिस्कस करेंगे, पहली सिटिंग, दूसरी सिटिंग और तीसरी सिटिंग। 3 सिटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 11 और 13, एक दिन छोड़ के एक दिन क्या हुई थी, ये सिटिंग्स हुई थी, और इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी वो भी हमें आगे डिस्कस करनी है। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने देखा, 3 मेंबर्स इसके थे, PAS, पैस से आप इसको याद कर सकते हो, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे, चेयरमैन थे, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इस कैबिनेट मिशन ने क्या प्लान प्रस्तुत किया वो हमने डिस्कस किया, कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 296 और 93। 296 क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और 93 क्या है, मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। निर्वाचित सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। ब्रिटिश प्रांत जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, आगे हम देखेंगे। मनोनीत सदस्य देशी रियासतों से या फिर प्रिंसली स्टेट से आएंगे। प्रिंसली स्टेट से जो राजा है वहाँ पे निर्वाचन नहीं करवाएगा और सीधे अपनी तरफ से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करके संविधान सभा में भेज देगा। अब ये जो 296 सदस्य हैं, 296 सदस्यों
सीटों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 292 और 4। 292 तो साधारण ब्रिटिश प्रांत है जो 11 थे, जिनकी संख्या कितनी थी 11, और 4 चीफ कमिश्नरेट के प्रांत है जिनको ABCD एब्रीवेशन से याद किया जा सकता है। चीफ कमिश्नरेट के प्रांत वो थे जिन पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का क्या था, होल्ड था। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि एक तो साउथ इंडिया का है, बाकी सारे क्या है, नॉर्थ इंडिया के हैं। इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि एक तो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का है और बाकी 3 हमारे क्या है, प्रॉपर इंडिया का पार्ट है। किसी भी तरीके से याद रखो, इन चारों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 296 हमारे क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से। लेकिन ब्रिटिश प्रांत नंबर्स में कम थे, लेकिन इनका क्या है, एरिया बड़ा था। जैसे संयुक्त प्रांत हो गए, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, मिडिल प्रोविंस हो गया जिसमें आज के टाइम का मध्य प्रदेश वगैरह आते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस में आज के टाइम का यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारा एरिया मिला के बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो ब्रिटिश प्रांत एरिया में ज़्यादा बड़े थे, नंबर्स में कम थे। देशी रियासतें नंबर्स में ज़्यादा थी, 500 प्लस देशी रियासतें थी, लेकिन उनका एरिया कम था, इसलिए देशी रियासतों को सीटें कम दी गई 93, और ब्रिटिश प्रांत जो 11 थे उनको सीटें दी गई 296, 292 और 4 में इनका डिवाइड हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। ये जो 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों की, उनको जनसंख्या के आधार पर 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया था। 3 कम्युनिटीज़ कौन सी है, जनरल, मुस्लिम और सिख। जनरल की पॉपुलेशन ज़्यादा थी क्योंकि मुस्लिम और सिख जो नहीं है वो सब लोग किस में आ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे, इसलिए जनरल की पॉपुलेशन 213 थी और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 79, और मुस्लिम की सीटें 79 और सिख को जो सीटें दी गई अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 4 सीटें दी गई थी, ठीक है। हर 10 लाख लोगों पर क्या किया जाएगा, एक कैंडिडेट चुना जाएगा। और ये जो 296 ब्रिटिश प्रांतों पर ये जो इलेक्शन करवाए जाएंगे वो इलेक्शन अप्रत्यक्ष करवाए जाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए। इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी उसकी कौन सी विधि, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसकी प्रणाली को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, समझना नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाम याद रखना है केवल। इसके बाद 93 देशी रियासतों से मनोनयन किया जाएगा, नॉमिनेशन किया जाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया। और जल्दी से जल्दी हो सके जितना अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी जो कि अस्थायी सरकार होगी। और जब तक कि हमारे देश में स्थायी सरकार का गठन नहीं कर दिया जाता, हमारे क्या किया जाएगा, इस सरकार के द्वारा शासन प्रणाली को संभाला जाएगा। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। इसके एक एक पॉइंटर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि आपसे एक स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि क्या भारत की संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनावों के आधार पर हुआ था, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश जो कैबिनेट मिशन प्लान ने संविधान सभा का जो निर्वाचन बताया था वो कैसे बताया था, अप्रत्यक्ष बताया था, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा। एक स्टेटमेंट और, क्या संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से मनोनीत थी, या फिर पूरी तरह से चुनी गई थी, या फिर पूरी तरीके से मनोनीत थी? बताओ। तो संविधान सभा में क्या था, ना तो पूरी तरह से चुनी हुई थी, ना पूरी तरह से क्या थी, मनोनीत थी। इसमें कुछ पार्ट तो क्या था, चुना गया था, और कुछ पार्ट क्या था, मनोनीत था। मतलब कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। क्या संविधान सभा में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को प्रतिनिधित्व दिया गया था, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही उस पर प्रतिनिधित्व प्रभुत्व था? तो आगे जाकर जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब उसमें देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी जरूर मिली थी, लेकिन उसके अलावा और भी छोटे छोटे राजनीतिक दल थे जिन्हें संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट इन्हीं से उठाकर आपसे पूछी जाएगी। तो आपको इन स्टेटमेंट को, ये जो आपके 5-7 पॉइंट हमने कैबिनेट मिशन प्लान के पढ़े हैं, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्या है, वही जो मैंने आपको कल बताया था, ये पीपीटीज में देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करी गई है, आपके लिए लिस्ट की गई है, ठीक है। 24 ये देखो, ये कैबिनेट मिशन प्लान के जो लोग हैं ये आपको दिख जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा ये सारी चीज़ें 3 कम्युनिटीज़ में बांटा गया था, ये आपको दिख जाएगा। 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए लिखा गया है, तो आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश जिस भी मीडियम के आप हो उस मीडियम से पढ़ सकते हो, या फिर जो आज हमने नोट्स बनाए उसमें से भी इसे पढ़ सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही है, कल इससे आगे की चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।